जय हिंद दोस्तों। हम लोग सीटेट जुलाई एग्जाम 2025 के लिए एसएसटी सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 1-2-2023 का है, जो कि होने वाले एग्जाम जुलाई 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। इसमें क्वेश्चन नंबर पहले दिया गया है दोस्तों कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। तो गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुख्य शिल्पकारी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, मुख्य शिल्पकार। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ होता है मुख्य शिल्पकार, जो कि यह मुख्य न्यायिक अधिकारी को महादंड नायक तथा मुख्य व्यापारी को सार्थवाहक कहा जाता है। ये गुप्त काल में जो मुख्य न्यायिक अधिकारी होता था उसे महादंड नायक के नाम से जाना जाता था, और जो मुख्य व्यापारी होता था उसे सार्थवाहक के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वो भुर्ज यानी कि वर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी कि सूक्ति लिखी गई है। तो वे भुर्ज छाल कहाँ पाई गई हैं जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी कि सूक्ति लिखी गई है। तो ये कहाँ पाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में मिला है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि वो भुर्ज यानी कि बर्च छाल कश्मीर में पाई गई जिस पर ऋग्वेदिक की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्ति लिखी गई हैं। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इस भुर्ज की छाल का उपयोग किया गया था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद जो कि ये ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम लोग सूक्त के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के बीच के बारे में सूचित करती है। तो आम पुरुष और महिलाओं के बीच के बारे में कौन सी तमिल कृति जो कि सूचित करती है? तो इस सूची का नाम है दोस्तों पेरिया पुरडम। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पेरिया पुरडम इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पुरडम में आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। शिल्पदिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इस महाकाव्य की रचना इंग्लो आदिगल ने की थी। वैलियापति यानी कि संगमकालीन प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसका तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। मणिमेकलाई जो कि 30 छंदों का महाकाव्य है, इसके रचनाकार चितलाई चतनार हैं। कौन है? चितलाई चतनार हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खा रहा है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा मेल नहीं खा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें दिया गया खजुराहो ये जो कि चंदेल वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था खजुराहो का मंदिर, जो कि सही है। एहोल ये चालुक्य शासक वंश के द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कांचीपुरम ये जो कि पल्लव राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। और महाबलीपुरम ये भी पल्लव राजवंश के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसमें चोल दिया गया है। आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से कौन सा बेमेल है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। यही इसमें क्या है? बेमेल है। यहाँ पे चोल नहीं होगा, यहाँ पे पल्लव राजवंश होगा। फिर इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि महाबलीपुरम क्षेत्र का संबंध पल्लव वंश से है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए हैं और वंश दिया गया है, जो कि इसमें दिया गया है खजुराहो जो कि ये चंदेल वंश का है। एहोल ये चालुक्य वंश का है। कांचीपुरम ये पल्लव का है। और महाबलीपुरम ये भी क्या है? पल्लव का है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें पहला कथन में कहा जा रहा है, कथन नंबर फर्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि तवारीख को सुसुरक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया। ये क्या है? ये गलत है दोस्तों। पहला वाला कथन क्या है? गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि तवारीख के लेखकों नगरों में रहते थे। तवारीख के जो लेखक थे वे कहाँ पे रहते थे? वे नगर में रहते थे, जो कि ये क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है तीसरे में कहा जा रहा है वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। ये भी इसमें क्या है? सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला क्या है? पहला गलत है इसमें दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। दूसरा और तीसरा इसमें क्या है? सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तवारीख के संबंध में कथन सेकंड और कथन थर्ड दोनों क्या हैं? सही हैं। तवारीख के लेखक नगरों में रहा करते थे, अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो कि घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशंसा संबंधी सलाह भी देते थे। तवारीख फारसी भाषा में लिखा गया था। तवारीख किस में लिखा गया था? ये फारसी भाषा में लिखा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कौन सी रचना जो कि सूरदास के द्वारा संकलित नहीं है। तो इसमें दिया गया है सूरसागर, ये जो कि सूरदास के द्वारा लिखी गई थी, सूरसागर। फिर उसके बाद सूर सरावली, ये भी है। साहित्य रत्ना ये जो कि सूरदास की नहीं है। साहित्य लहरी, ये भी सूरदास की है। तो इसमें ए बी डी इसका सही है, जबकि इसमें क्या है? सी वाला ये जो कि गलत है। यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें दिया गया है कि साहित्य रत्ना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, यह तीनों क्या हैं? सूरदास की संकलित रचनाएं हैं। सूरदास जो कि हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे, ये भगवान श्री कृष्ण के अन्यान उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें और सही विकल्प का इसमें चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में तो इसमें दिया गया है दोस्तों, कथन ए में कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया, जो कि सही है। कथन इसका क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है कारण आर में कहा जा रहा है कि मुगलों सम्राट द्वारा पतन के साथ कई प्रांत के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली थी। ये भी सही है। ये भी सही है दोस्तों, कारण भी सही है और कथन भी इसका सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने में जमींदारों में काफी बदलाव आया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांत के सूबेदार अपनी शक्ति और प्रबल कर ली थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। तो किस क्षेत्र में कहा जाता था? ये तमिल क्षेत्र में।
तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि तमिल क्षेत्र के भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता था। संगम युग में साधारण हल चलाने वाले को उझावर के नाम से जाना जाता था। दास साहित्य भूमिहीन मजदूरों को कैदेसियार और आदिमाई के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा जा रहा है कि कथन ए और कथन बी को पढ़ें और इसमें सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इसमें कथन ए पढ़ना है और कथन बी। तो कथन ए में कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय जैसे लोग जो सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। ये कथन क्या है? ये कथन सही है। कथन ए इसमें क्या है? सही है। कथन बी में कहा जा रहा है कि सुधारकों का विचार था कि इस तरह परिवर्तन के लाने से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है। दोनों कथन सही दोस्तों। कथन ए भी सही है और कथन इसमें बी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों क्या है? सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए की थी, क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। सुधारकों का प्रमुख विचार था कि लोग को समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि पूर्व मद्रास यानी कि चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। ये वेद समाज जो कि ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पूर्व मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित वेद समाज ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। आर्य समान एक हिंदू सुधार आंदोलन से संबंधित था, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। फिर उसके बाद आता है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन ये 1826 में इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विपिडियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। डेरोजियो ने आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और इसमें उपयुक्त विकल्प का इसमें चयन करना है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? कथन ए में कहा जा रहा है कि ईसवी स्वामा रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भागवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों की आलोचना की है। तो रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु इनके द्वारा भागवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों की आलोचना की गई है। ये क्या है दोस्तों? पहला वाला ये सही है। कथन इसमें ए वाला सही है। और इसमें कारण आर में कहा जा रहा है कि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो कि ये भी सही है। कारण भी सही है और कथन भी सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ईसवी पी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता
जो कि भागवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों की आलोचना की है। वेरियार ने देखा कि ये निम्न जाति के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस ग्रंथ का प्रयोग किया जाता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। तो कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि बहादुर शाह जफर ये मुगल के अंतिम राजा होंगे। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लॉर्ड कैनिंग नामक गवर्नर जनरल की घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत के सिद्धांत आरंभ किया गया था और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नरबली प्रथा प्रतिबंध लगाया गया था और एर्गिन के द्वारा वाहसी आंदोलन का दमन किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था। तो ये मराठी में छपा जाता था। केसरी अखबार किस में छापा जाता था? तो ये मराठी में छापा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मराठी भाषा में केसरी अखबार छापा जाता था। केसरी अखबार का प्रकाशन बंबई से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। ये किस एक्ट से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों 1935 के एक्ट के द्वारा। 1935 के एक्ट के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 1935 के एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें अनुच्छेद 321 और 10 अनुसूचियां इस प्रस्तावना कर अभाव था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1927 ईस्वी में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया था तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा को निर्माण किया गया था। इसमें 1909 के एक्ट के द्वारा इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1909 को इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 इस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। दो स्वतंत्र अधिराज्यों यानी कि डोमिनियन स्टेट भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता क्या हो गई? समाप्त हो गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ग्रह दिया गया है और चंद्रमा की संख्या दी गई है। ग्रह दिया गया है और चंद्रमा की संख्या दी गई है। तो इसमें दिया गया है कि मंगल जो कि 2 है सही है। बृहस्पति में 53 दिया गया है जो कि क्या है? गलत है। इसमें 27 है और फिर यूरेनस में दिया गया है दोस्तों 52, ये जो कि क्या है? गलत है। और नेपच्यून में 13 दिया गया है, ये भी इसमें गलत है। तो इसमें बी सी डी इसमें क्या है? गलत है, जबकि ए इसमें क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी सी डी, इसका राइट आंसर होगा। इसमें कहा जा रहा है कि बृहस्पति ग्रह में चंद्रमा की संख्या 52 न होकर के 27 है और नेपच्यून यानी कि वरुण में चंद्रमा की संख्या 13 न होकर के 14 है और मंगल नामक ग्रह के 2 उपग्रह चंद्रमा की संख्या है फोबोस और डिमोस। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है, कथन ए में कहा जा रहा है, कथन ए में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडी होती है, जो कि सही है। कथन है इसका सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों इसमें सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य भाग को शीत कटबंधी या ध्रुवी कटबंधी कहा जाता है। शीत कटबंधी में तापमान बहुत ही कम होता है, परिणाम स्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिससे उत्तरी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र में ठंड अधिक होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमण करने में लगने वाले समय को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.7 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती हैं। पृथ्वी से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है? पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालय के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे जो कि भारतीय मानक समय है, चंडीगढ़ के पास 76°45 पूर्व देशांतर पर और कलकत्ता के पास 88°15 पूर्व देशांतर क्रम पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय इसमें क्या होगा? तो इसमें स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका स्थानीय समय होगा कि 8:37 पूर्वाह्न और 9:23 पूर्वाह्न भी होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? तो कौन सी? तो ये सह्याद्री। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर सह्याद्री भौतिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। 60 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री, जो कि उत्तरी सह्याद्री को सर्वोच्च शिखर कलसुबाई जो कि 1646 मीटर ऊंचा है एवं दक्षिणी सह्याद्री को सर्वोच्च शिखर केंद्रमुख ये जो कि 1892 मीटर है। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन पठार में काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। आपको इसमें सही सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है इसमें संगमरमर ये जो कि क्या है? तो ये कायांतरित शैव है। संगमरमर क्या है? कायांतरित शैल है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। बलुआ पत्थर अवसादी शैल है। बलुआ पत्थर क्या है? अवसादी है, पहला सही है। कोयला ये जो कि क्या है? कोयला जीवाश्म ईंधन है कोयला, तो इसका दूसरा सही है। और ग्रेनाइट ये क्या है? आग्नेय शैल है, इसका तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें
चौथा सही है, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें चौथा, सॉरी डी का इसमें तीसरा सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संगमरमर जो कि ये कायांतरित शैव है, बलुआ पत्थर ये अवसादी शैल है, कोयला ये जीवाश्म ईंधन है और ग्रेनाइट ये अग्नेय शैल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें दिया गया स्थल रूप दिया गया है और घटक दिया गया है। तटबद्ध, तटबद्ध ये जो कि समुद्री तरंग का घटक है, तो इसका दूसरा सही है। स्टैक, स्टैक ये जो कि समुद्री तरंग है, ये भी स्टैक क्या है, समुद्री। आइए देखते हैं इसमें छत्रक शैल, छत्रक शैल, छत्रक शैल में क्या होगा, तो छत्रक शैल में पवन होगा, छत्रक शैल में क्या होगा, पवन होगा, पहला सही है। और हिमौड़, हिमौड़ में क्या होगा, हिमौड़ में हिमनद होगा, हिमौड़ में हिमनद होगा और स्टैक में नदी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए का इसमें दूसरा सही है, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का इसमें चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि तटबद्ध ये जो कि समुद्री तरंग और स्टेप, स्टेप ये जो कि क्या है, यहाँ पे समुद्र दिया गया है जो कि ये गलत होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पवन, नहीं यहाँ पे होगा नदी, नदी यहाँ पे होगा नदी। और छत्रक शैल ये जो कि पवन है, हिमनौड़ ये हिमनद है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है। तो आपको बताना है कि जो लद्दाख की जलवायु है वह अत्यधिक शीतल और शुष्क है, इनमें से कौन सा कारण है। तो ऊंचाई पे होने के कारण इसीलिए लद्दाख का जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लद्दाख की जलवायु अपनी ऊंचाई के कारण अत्यधिक शीतल और शुष्क है। लद्दाख उत्तर पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्रम में आता है, जहां का अधिकांश धरातल कृषि योग्य नहीं है। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क एवं कठोर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन ए आर को पढ़ें और सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है, दिया गया है इसमें कथन ए दिया गया है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, जो कि ये क्या है, सही है। कथन ए इसका सही है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, सही है। फिर कारण आर में कहा जा रहा है कि ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है, तो ठंडे क्षेत्रों में वायु जो होता है क्या होता है, भारी होता है, तो ये भी इसमें सही है। कथन कारण दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है तथा ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है, जो कि इसमें पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घट जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप पर द्वारा प्रभावित होता है। अत्यधिक तापमान वाले अत्यधिक तापमान वाले अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब
बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जहां कम तापमान होगा उस क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु त्रिमजित होकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण यह स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है इसमें जन संपर्क माध्यम का इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। तो सेलुलर फोन ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सेलुलर फोन। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सेलुलर फोन जो कि जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन यह तीनों जनसंपर्क के माध्यम है। सेलुलर फोन यह एक तरह तार रहित चल संचार का उपकरण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। यहाँ की अधिकतर वनस्पति में शुष्कता प्रतिरोधी क्षमता होती है। इन पेड़ों की छाल मोटी, पत्तियां कड़ी, चिकनी एवं चमकदार होती हैं। इन पेड़ों की शाखाएं कांटेदार तथा मोटी होती हैं। यहाँ की वनस्पतियों की ये सभी विशेषताएं उसे ग्रीष्म ऋतु में होने वाले अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन से बचाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पाई जाने वाली सदा रहित छोटी छोटी झाड़ियां हैं, जिन्हें कैलिफोर्निया के चेपरल, दक्षिण फ्रांस में मैकीज तथा इटली में मछिया कहते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों की जलवायु घास उगाने के लिए अनुकूलित नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रीष्म शीत शुष्क होती है। यहाँ पर नींबू जाति के रसदार फल उगाने के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में उगाए जाने वाले प्रमुख फसल कौन कौन से है, तो इसमें संतरा है, नींबू है, अंगूर है, खुमानी है, अनार है और आड़ू है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो आपको इसमें बताना इनमें से कौन सा है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो इसमें दिया गया है अभ्रक। अभ्रक ये जो कि क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण नहीं है, ये जो कि गलत हो गया। फिर फॉरेस्ट वन दिया गया है, वन ये जो कि क्या है, ये नवीनीकरण के उदाहरण है, सही है। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस ये नवीनीकरण में नहीं आता है। और मृदा ये जो कि नवीनीकरण में आता है। जल ये भी नवीनीकरण में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, चौथा और पांचवा इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें बी, डी, ई इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि वन, मृदा एवं जल प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा कुछ संसाधनों के साथ उपयोग किए जाते हैं। वन मनुष्यों के लिए इमारती लकड़ी, जनजातियों और जानवरों के लिए भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करता है। जीवों के बीच पोषक चक्र खाद्य श्रृंखला बनाते हैं और प्रजातियों की जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। महासागरीय जल जो कि ये प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण है। महासागरीय तरंगों का उपयोग करके तरंग शक्ति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो एक नवीनी ऊर्जा का स्रोत है। फिर उसके बाद समुद्र में समुद्री प्रजातियों की जैव विविधता होती है, जहां पोषक चक्र सामान्य होते हैं। प्राकृतिक संसाधन मानवता की प्राकृतिक विरासत का हिस्सा है। फिर इसमें नोट में दिया गया है कि नवीनीकरण संसाधन,
नवीनीकरण संसाधन जो कि ऊर्जा के उदाहरण है, ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोस ऊर्जा, जैव ईंधन अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि मृदा के विचरण गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आपको बताना इसमें कौन से कारक हैं जो कि इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इसमें दिया गया है, तो इसमें मुख्य भूमिका मूल चट्टान निभाते हैं और स्थलाकृत ये जो कि नहीं है, जलवायु संबंधित कारक ये है। फिर उसके बाद समय दिया गया है, ये भी इसमें नहीं है। ए और सी इसका राइट आंसर होगा, ए और सी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और सी इसका क्या है, राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मृदा के विचरण गठन में मूल चट्टान एवं जलवायु संबंधित कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। जलवायु मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न विभिन्न जलवायु तत्व हैं। वर्षा, वाष्पीकरण की बर्बरता अथवा अवधि तथा आदर्श एवं तापक्रम मृदा के निर्माण में शैल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मृदा निर्माण के गठन व संरचना शैल निक्षेप, खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करती है। जिन स्थानों पे मृदाएं नहीं होती हैं अर्थात परिपक्व नहीं होती हैं, वहां की मृदा का मूल शैल के साथ घनिष्ठ संबंध होते हैं। मूल शैल यानी कि चट्टान की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरे निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। तीव्र ढालों वाले क्षेत्रों में मृदा छिछली तथा सपाट क्षेत्रों में मृदा गहरी व मोटी होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। इसमें कौन सा एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। तो शोषणकारी संबंध को यह दर्शाता है दोस्तों छोटे किसान और खेतिहर मजदूर को। छोटे किसान और खेतिहर मजदूर, ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार और छोटे किसान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। साहूकार यथेष्ट संपत्ति तथा घनाष्ट व्यक्ति होते हैं। छोटे किसान वह किसान होते हैं जिनके पास खेती करने की योग्य भूमि केवल 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर से कम होती है। भारत में ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं। कर्ज की समस्या ग्रामीण में छोटे किसानों में ज्यादा है, इसीलिए कर्ज रूपी जाल साहूकार और छोटे किसानों के बीच एक शोषणकारी संबंध को प्रदर्शित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का इसमें चयन करना है। कौन सा विकल्प इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसमें अभिकथन ए दिया गया है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम यानी कि मीडिया महत्वपूर्ण है। ये क्या है, ये सही है दोस्तों। लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया होनी चाहिए, जो कि सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होना चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण होना चाहिए। तो ये भी इसमें सही है। कथन और कारण इसमें दोनों सही है। इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण। लोकतंत्र में मीडिया एक प्रमुख स्थान है। मीडिया द्वारा प्रदत्त जानकारी ही जनमानस तक पहुंचाती है। लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ मीडिया चौथा स्तंभ है। यह लोकतंत्र का एक प्रमुख प्रहरी है। मीडिया के माध्यम से ही जनमानस में वास्तविकता का सही विकास होता है और मीडिया एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। फिर उसके बाद यह लोकतंत्र की
रीढ़ है। मीडिया को पक्षपात पूर्ण रूप से व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक विश्वसनीय संचार का रूप होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में सरकार काम करती है कहाँ पर? भारत में सरकार काम करती है कहाँ पे? ये काम करती है दोस्तों भारत में सरकार, ये काम करती है वर्ल्ड स्तर पर, जो कि गलत है। राज्य स्तर पर सही है। राष्ट्रीय स्तर पर, ये भी इसमें सही है। और फिर क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर क्या है? तो क्षेत्रीय स्तर पर ये भी इसमें क्या है? गलत है। तो इसमें बी और सी इसका राइट आंसर होगा। बी और सी इसका राइट आंसर होगा। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। बी और सी इसमें क्या है? राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारत में सरकार राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों के समूह होती है जो कि राष्ट्र तथा राज्यों के निश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। इसके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के माध्यम से राज्य में राज्य शासन नीति लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था से होती है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है। फिर उसके बाद इसमें राज्य निरंतर बदलती हुई विधायिका द्वारा प्रशासित होती है। सांसदीय पद्धति में सरकार का अभिप्राय राष्ट्रपतीय पद्धति के अधिशासित शाखा होते हैं। इस पद्धति में राष्ट्र में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा राज्य में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का कार्यपालिका के प्रमुख सदस्य होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सरपंच की तरह कार्य करता है? तो इसमें बताना है कौन सरपंच की तरह कार्य करता है। ये कार्य करते हैं दोस्तों सरपंच की तरह अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित यानी कि चुना गया एक वार्ड सदस्य। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित या चुना गया एक वार्ड सदस्य सरपंच की तरह काम करता है। सरपंच ग्राम का पंचायत मुख्य होता है। सरपंच भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विधिक संस्था ग्राम पंचायत का प्रावधान होता है। सरपंच चुने गए पंचों की मदद से ग्राम पंचायत के प्रमुख विषयों पर निर्णय लेता है। सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका चुनाव ग्राम वासियों के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया था। संविधान के 73वें संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था के संस्थानों से है। और संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन है यह शहरी स्थानीय शासन यानी कि नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि लेबर चौक किसे कहते हैं? लेबर चौक किसे कहा जाता है? तो लेबर चौक कहा जाता है कि ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश पर इकट्ठा होते हैं उसे क्या कहा जाता है? लेबर चौक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लेबर चौक उस जगह को कहते हैं जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से अधिकतर अपने रहने की अस्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते, इसीलिए ये मजदूर काम की तलाश में एक साथ चौक पर इकट्ठा होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का इसमें चयन करना है। कथन ए में कहा जा रहा है कि बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। तो ये क्या है? ये जो कि इसमें सही है, कथन ए इसका सही है।
और इसमें कथन बी में कहा जा रहा है कि और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। ये जो कि क्या है, गलत है। बी वाला इसका गलत है, जबकि ए वाला इसमें क्या है, सही है। इसका राइट आंसर होगा केवल इसमें ए वाला ही सही है, केवल ए वाला ही सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भर काम करने का एक संसाधन है। एक बुनकर सहकारी समिति में एक समूह बनाते हैं तथा सामूहिक रूप से कुछ गतिविधियां करते हैं। बुनकर सहकारी समितियों में समान हितों वाले लोग एक साथ आ जाते हैं और पारस्परिक लाभ के लिए काम करते हैं। व्यापारियों की भूमिका यहाँ कम हो जाती है और बुनकर अधिक आय अर्जित करते हैं। व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया नहीं है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 34 है कि कथन ए और आर को पढ़िए तथा इसमें सही विकल्प का चयन करना है। अभी कथन ए दिया गया है इसमें कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। तो किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। कारण आर में कहा जा रहा है व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। तो ये भी क्या है, सही है। ये भी इसमें सही है। अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि जेंडर असमानता का समाधान के स्तर पर करने की जरूरत है। तो इसमें करने की जरूरत क्या है, तो परिवार, समाज और सरकार। परिवार, समाज और सरकार। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जेंडर असमानता का समाधान परिवार, समाज और सरकार के स्तर पर काम करने की जरूरत है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से परंपरागत रूप समान में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जा रहा है। वे घर और समाज दोनों जगह पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप से व्याप्त है। फिर इसमें लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए परिवार, समाज और सरकार को महिलाओं के प्रति एक समान भाव प्रदर्शित करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। आपको इसमें बताना है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार ये जो कि अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार जो कि ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि ये 23 से 24 तक है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 के बीच है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि ये अनुच्छेद 32 में है। फिर इसके बाद आता है, इसमें कुछ नोट में महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार के अनुच्छेद 19 ए यानी कि 1 च को 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। अब इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए के तहत कानूनी अथवा विधिक का अधिकार बनाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
37 है। इसमें कहा जा रहा है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त है किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। ये कौन से मौलिक अधिकार का विस्तार है? यह है दोस्तों जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जीवन का अधिकार। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारतीय न्याय व्यवस्था से जुड़ी है, निम्न में से किस समस्या को दर्शाता है? ये कौन सी समस्या को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों न्यायालयों द्वारा सुनाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? इसमें से आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है वनवासी, जो कि सही है। अनुसूचित जनजाति, ये क्या है? अनुसूचित जनजाति, ये भी इसमें सही है। पेपर मिल मालिक, ये गलत है। जानवर अधिकार कार्यकर्ता, ये भी इसमें गलत है। तो ए और बी यानी कि पहला और दूसरा इसमें सही है। पहला और दूसरा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें क्या थे? सही थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के लिए साथ हास्यकरण का प्रयास संबंधित होता है? तो ये किससे संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें दिया गया है अभाव वंचन, जो कि सही है। भेदभाव, ये भी सही है। समानता, ये गलत है। गर्व, ये भी इसमें गलत है। तो ए और बी इसमें भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि सामाजिक विज्ञान में एक क्वेश्चन नंबर 41 है कि सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। तो माध्यमिक स्तर पर इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें मनोविज्ञान जो कि सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। जबकि इसमें भूगोल, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान ये शामिल है, जो कि सामाजिक विज्ञान में। मनोविज्ञान इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा।